ये कहानी ऐसे वक्त की है जब इंसान अर्थ को छोड़कर अलग अलग प्लैनेट्स पर जा रहे हैं, पर वहां पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए खास सोल्जर्स की टीम को बनाया जाता है जिनका सामना करना नामुमकिन है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सोल्जर। साल 1996 हमें छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिनका जन्म अभी अभी हुआ है। इन सब बच्चों में एक बात कॉमन है, ये सब के सब अनाथ हैं। और अब इन बच्चों में से कुछ खास बच्चों को एक प्रोग्राम के लिए चुन लिया जाता है, जो कि मिलिट्री का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एडम प्रोजेक्ट। और अब इन बच्चों की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दी जाती है। 5 साल बाद इन बच्चों को दिखाया जाता है जो बोलते कम और सुनते ज्यादा हैं। इन बच्चों में अगर कोई भी ऐसा बच्चा होता है जो आगे जंग के लिए इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है तो उसे मार दिया जाता, क्योंकि मिलिट्री के प्रोग्राम के जरिए इन बच्चों को फाइटर नहीं बल्कि वो किलिंग मशीन बनाना चाहते हैं। इनकी ट्रेनर इन्हें बताती है कि तुम सब सोल्जर्स हो और सोल्जर का कोई परिवार नहीं होता, उसकी टीम ही उसका परिवार है। सोल्जर तब तक नहीं बोलते जब तक उसका सीनियर उसे कुछ बोलने के लिए ना कह दे। सोल्जर कभी किसी पर रहम नहीं करता, क्योंकि रहम कमजोरी है और कमजोरी मौत होती है। अब इन्हें 3 साल और बीत जाते हैं। ये सब बच्चे 8 साल के हो चुके हैं। इन्हें बताया जाता है कि सोल्जर्स की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जंग होती है, जंग करना ही उसका काम है। इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते हैं और अब ये बच्चे 17 साल के हो चुके हैं। ये सब के सब बहुत खतरनाक हैं। इन्हें किलिंग मशीन कहना गलत नहीं होगा। 17 साल की उम्र में इन सब की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनके गाल पर टैटू बनाया जाता है जो कि इनका कोड नंबर होता है, यही इनका नाम है। इन सब को अब जंग के लिए भेजा जाता है। अगले कई सालों तक ये अलग अलग शहरों में जंग लड़ते रहते हैं। इनके सामने कभी कोई दुश्मन टिक नहीं पाता और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। साल आता है 2036। ये सोल्जर्स अब 40 साल के हो चुके हैं और इस वक्त जिस जगह पर ये जंग कर रहे हैं वो अर्थ नहीं बल्कि मून है। और इस जंग का नाम होता है द बैटल ऑफ द अर्जेंटीना मून्स। लेकिन इस बैटल के दौरान कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं और तभी इनमें से जिसका नंबर 3465 है, जिसका नाम टॉड है, वो वहां पर सभी दुश्मनों को मार देता है। जिसके बाद ये अपने कैप्टन के पास जाते हैं। कैप्टन से मिलने वहां पर कर्नल आता है जो बताता है कि मैंने इन्हीं की तरह एक और नई टीम को ट्रेन किया है। सालों से इनकी ट्रेनिंग चल रही है और ये इन सभी सोल्जर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब के सब जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, यानी कि उनके डीएनए में फेर बदल करके उन्हें आम इंसानों से ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोगों को ट्रेन किया जाता है, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं, उन सब के हेड खुद कर्नल होते हैं। फिर भी कैप्टन कहते हैं कि मेरे सोल्जर्स ने सालों तक जंगें लड़ी हैं, हो सकता है कि तुम्हारे जितने भी नए सोल्जर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हों, लेकिन मेरे सोल्जर्स के पास ज्यादा अनुभव है। और अब उसकी बात सुनने के बाद कर्नल कहते हैं क्यों ना इनके बीच में कंपटीशन हो जाए। ये एक रेस कंपटीशन होता है जिसमें कैप्टन अपने सोल्जर टॉड को कहते हैं कि तुम्हें हमारी तरफ से भागना होगा। टॉड भागना शुरू कर देता है और उसके भागने के 20 मिनट के बाद कर्नल अपने सोल्जर को, जिसका नाम केन है, उसे भागने के लिए कहते हैं। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 20 मिनट देर से भागने के बाद भी वो टॉड को हरा देता है। कर्नल अपने सोल्जर केन से बहुत खुश हैं और अब वो कैप्टन से कहते हैं क्यों ना इन दोनों को चेन के ऊपर भेजा जाए। दरअसल वहां पर बहुत सारी चेन्स लटकी हुई होती हैं। कैप्टन टॉड को ऊपर जाने के लिए कहते हैं। टॉड पूरी हिम्मत से ऊपर जाता है। दरअसल उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, पर उसके पहले जाने के बाद भी जब कर्नल केन को ऑर्डर देते हैं तो बहुत स्पीड से टॉड से पहले ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है। ये दोनों के दोनों अब टॉप पर हैं। वहीं कर्नल और कैप्टन जो इन दोनों को नीचे से देख रहे होते हैं। कर्नल इनकी पावर्स को और भी आजमाना चाहता है। वो कैप्टन से कहता है क्यों ना इनके ऊपर फाइट करवाई जाए। कैप्टन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद 2 और सोल्जर्स को ऊपर भेजा जाता है। अब इन सब के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दरअसल आखिरी में जो बचेगा वही जीतेगा। एक एक करके 2 सोल्जर्स जो बाद में गए होते हैं वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और अब केन और टॉड ऊपर हैं। केन टॉड से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी टॉड जो चेन से बहुत नीचे आ गया होता है वो एक बार फिर से चेन के ऊपर चढ़ता है और केन के ऊपर जंप मारकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। केन उसके हाथ पर
पर काट लेता है। टॉड अपने आप को बचाने के लिए अपनी उंगलियां उसके आंख के अंदर डाल देता है, जिससे केन की एक आंख फूट जाती है। केन कई बार टॉड के ऊपर प्रहार करता है, जिससे टॉड ऊपर से नीचे गिर जाता है, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। और अब केन भी पूरी स्पीड में नीचे आ जाता है। उसे देखकर कर्नल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी एक आंख फूट चुकी है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें पालने में, तुम्हारी ट्रेनिंग में कितना खर्चा होता है, और तुमने अपनी एक आंख गंवा दी। वहीं कैप्टन भी बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि टॉड मेरा बहुत ही अच्छा सोल्जर था। कैप्टन कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स अब किसी काम के नहीं हैं। जिसके बाद उन तीनों सोल्जर्स की डेड बॉडी को, जो मारे जा चुके हैं, एक दूसरे प्लेनेट पर फेंक दिया जाता है, जिस प्लेनेट का नाम है आर्केडिया 234। दरअसल चांद पर और दूसरे प्लेनेट्स पर जितना भी कचरा होता है, वो सब का सब आर्केडिया 234 में फेंका जाता है। लेकिन जब यहाँ पर टॉड और उसके 2 सोल्जर्स को फेंका जाता है, तो टॉड जाग जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हुआ था। अब टॉड लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ आकृतियां दिखती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर इंसान है या एलियंस। इसके बाद एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है, तो वहां पर उसी की तरह इंसान होते हैं जो इस प्लेनेट पर रहते हैं। शुरू में वो टॉड को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो एक सोल्जर है, पर जब वो आसपास चेक करते हैं तो उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ पर सैंड्रा नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहती है। वो टॉड को शेल्टर देती है, खाने के लिए खाना देती है। टॉड को पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम एक भगोड़े हो? टॉड कहता है कि मुझसे बेहतर से रिप्लेस कर दिया गया, पर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? सैंड्रा बताती है कि आज से कई साल पहले जब हम अर्थ से निकले थे, तो हमारा स्पेसशिप इस जगह पर, इस प्लेनेट पर क्रैश हो गया। सबको लगा कि हम सब मारे जा चुके हैं, इसीलिए हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। पर कुछ सालों के बाद यहाँ पर दूसरे शिप्स आए, जिन्होंने यहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। हम समझ गए कि अब हमें बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वैसे भी अच्छा है, इस जगह के लिए कोई नहीं लड़ता, क्योंकि इस जगह की कोई वैल्यू नहीं है। हम आराम से यहाँ पर जी सकते हैं, भले यहाँ पर कोई फैसिलिटी ना हो, पर यहाँ पर शांति है। वही हमें कर्नल को दिखाया जाता है, जो कैप्टन से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम अपनी एक टीम को आर्केडियन प्लेनेट पर भेजें। मैं देखना चाहता हूं कि उनके पास कितनी ताकत है। कैप्टन पूछते हैं कि अगर वो मुकाबला करने वाले हुए तो हम क्या करेंगे? कर्नल कहते हैं कि मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इन्हें पता है कि आर्केडियन प्लेनेट पर इंसान रहते हैं। वहीं हमें आर्केडियन प्लेनेट पर टॉड को दिखाया जाता है, जहां की जिंदगी में एडजस्ट होने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसने बचपन से, जब से होश संभाला है, ऑर्डर्स का पालन किया है, और यहाँ पर उसे किसी के ऑर्डर्स का पालन नहीं करना। वो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, वो आजाद है, जो चाहे वो कर सकता है। वहीं सैंड्रा एक दिन टॉड को प्लांट्स लगाना सिखा रही होती है, तभी वहां पर एक स्नेक आ जाता है, जिसे वो मार देती है और टॉड को बताती है कि हमें इनसे बचना होगा। एक बार एक सांप ने मेरे बेटे को काट लिया था, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई। टॉड यहाँ पर इनकी जीवन शैली सीख रहा होता है, लेकिन बार बार उसे अपना अतीत याद आता है। उसे याद आता है कि किस तरह से बचपन में उसे बताया गया था कि हमें परिवार, दोस्तों की जरूरत नहीं होती, ये हमें कमजोर बनाते हैं। कमजोरी का मतलब मौत है। अब एक रात को जब टॉड सो रहा होता है, तभी वहां पर सैंड्रा का बेटा आता है, जो उसके लिए कुछ लाया होता है, और ठीक उसी वक्त वहां पर एक सांप आ जाता है। टॉड सैंड्रा के बेटे को इशारे से बताता है कि तुम उसे शू से मार दो। दरअसल वो चाहता है कि वो ब्रेव बने, और इससे पहले कि वो बच्चा ऐसा करता, वहां पर सैंड्रा अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है। सैंड्रा का हस्बैंड उस सांप को मार देता है। वो टॉड से कहते हैं कि तुम इस सांप को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे बेटे से ऐसा करने के लिए कहा, उसकी जान जा सकती थी। और अब सबके सामने टॉड को पेश किया जाता है। इनकी जो लीडर होती है, वो टॉड से कहती है कि शायद तुम्हारे जीने का तरीका हमसे पूरी तरह से अलग है। हम जिस समाज में रहते हैं, तुम उसमें फिट नहीं होते। तुम्हारे लिए लड़ना, जंग करना ही सब कुछ है। हम तुमसे नफरत नहीं करते, पर शायद अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद ये टॉड को उसकी जरूरत का सामान और कुछ हथियार देते हैं।
टॉड यहाँ से चला जाता है। अब रात को सैंड्रा जब अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है तभी उनके बेड के ऊपर एक सांप आ जाता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें काटता इनका बेटा शू से उसे मारना शुरू कर देता है, जिससे इनकी नींद खुल जाती है। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि टॉड ने उनके बेटे को जो कुछ सिखाया था वो बिल्कुल ठीक था। इंसान को खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए, और अगर टॉड ने इनके बेटे को सांप को मारना नहीं सिखाया होता तो शायद सांप इन दोनों को काट कर अब तक मार चुका होता। इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सैंड्रा का हस्बैंड टॉड को ढूंढने के लिए जाता है। टॉड उसी जगह पर होता है जहां पर कचरा फेंका जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अब सैंड्रा का हस्बैंड उससे माफी मांगता है, अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कर्नल ने यहां पर भेजे हैं, और अगले पल यहां पर बड़े बड़े हथियार उतरना शुरू हो जाते हैं। यहां पर केन भी है जिसे टॉड से रिप्लेस किया गया था। वो अपनी मशीन से यहाँ पर आसपास स्कैन करता है। उसे इंसान दिखते हैं, जिसके बाद वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें सैंड्रा का हस्बैंड बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो टॉड से कहता है कि मेरी पत्नी सैंड्रा और मेरे बेटे को बचा लेना। वहीं हमें लीडर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हमले की वजह से बुरी तरह से डर चुकी है। लीडर अपने सभी लोगों से कहती है कि मैं बाहर जाकर उनसे बात करती हूँ, तुम हथियार तैयार रखना। और जैसे वो बाहर जाती है तो सामने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। वो लीडर की कोई बात नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं, जिससे लीडर की मौत हो जाती है। और अब टॉड भी उन सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक करके कई सारे सिपाहियों को मार देता है और इनकी एक वैन पर अपना कब्जा कर लेता है। वहीं दूसरी एक वैन में केन होता है जो यहाँ पर रहने वाले इंसानों को मार रहा होता है। और अब टॉड अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी पर टक्कर मारता है, जिससे उसकी गाड़ी गिर जाती है। और अब टॉड भागकर सैंड्रा के पास जाता है जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। टॉड कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कर्नल की अगर ये टीम कामयाब नहीं हुई तो वो यहाँ पर दूसरी टीम को भेजेगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हम सब का खात्मा नहीं कर देता। और अब केन भी उठ चुका है, जिसने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक खास सीरम पिया है, जिसके बाद वो टॉड के सामने आता है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें केन पूरी तरह से टॉड पर हावी होता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन टॉड ने इस तरह की कई फाइट्स को अंजाम दिया है और उसी एक्सपीरियंस की वजह से वो हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के साथ केन का खात्मा कर देता है। केन की अब मौत हो चुकी है। यहीं इस प्लेनेट पर एक दूसरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी है, जिसमें कर्नल, कैप्टन और इनके कुछ खास लोग होते हैं। कर्नल अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जो डूम्सडे बॉम्ब तुम अपने साथ लेकर आए हो उसे एक्टिवेट कर दो। ये इतना पावरफुल होता है कि इसके ब्लास्ट से पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। उसके कहने पर वो सिपाही जो बाहर होते हैं वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके सामने टॉड होता है। टॉड को वो सैल्यूट करते हैं, क्योंकि टॉड भी इनमें से एक है। टॉड ने बचपन से लेकर जवानी तक इन्हीं के साथ ट्रेनिंग की थी, इन्हीं के साथ जंगें लड़ी थी। और अब कर्नल अपने लोगों से कहता है कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यहाँ से टेक ऑफ करो, पर कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे सिपाही बाहर हैं, लेकिन कर्नल उसे गोली मार देता है। और इससे पहले कि वो अपने शिप को यहाँ से टेक ऑफ करवाता, उसके सामने टॉड आ जाता है। दरअसल टॉड के जो पुराने साथी होते हैं वो एक बार फिर से उसके साथ हो चुके हैं, और अब ये कर्नल को और उसके साथियों को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद सैंड्रा, बच्चे और यहाँ प्लेनेट पर जितने भी लोग बचे थे उन सबको शिप के अंदर लाया जाता है, और ये शिप को टेक ऑफ करके इस प्लेनेट से निकल जाते हैं। कर्नल अब उस डूम्सडे बॉम्ब को किसी भी कीमत पर डीएक्टिवेट करना चाहता है ताकि उसकी जान बच जाए, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो अपने बचे हुए साथियों के साथ वहीं मारा जाता है। जबकि टॉड अपने साथियों के साथ और इस प्लेनेट के बचे हुए लोगों के साथ यहाँ से सुरक्षित निकल चुका है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो सैंड्रा के बेटे को उठाता है और अपनी डेस्टिनेशन दिखाता है। दरअसल अब ये सब के सब वहीं जा रहे हैं जो कभी सैंड्रा और बाकी के लोगों की डेस्टिनेशन थी। ये ट्रिनिटी का मून होता है, यहाँ पर ये सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।